तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और मन लगा के दोस्तों पढ़ाई कर रहे होगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पर क्लास 10th मैथ एग्जाम 2024 मैथ के पेपर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ दिए जा रहे हैं दोस्तों, वो मैथ के पेपर में आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट मिलेंगे दोस्तों। तो इनको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिए। बड़ी मेहनत से आपके लिए ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन प्रश्नों से आपकी भेंट डायरेक्ट होगी वहाँ। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, और जो प्रश्न आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, पहुँचा रहे हैं आप तक, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इनका वन बाय वन करके हल आपको करवाते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है यहाँ पर, देख लीजिए। इसका ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा इसका, ये दिया है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये है त्रिकोणमिति से संबंधित। और क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों इसी के नीचे यहाँ पर ये रहा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये देखिए, ये 4 क्वेश्चन हो गए। पांचवा क्वेश्चन ये रहा आपका, ये है आंसर। ठीक है, तो इनको अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से हल इसका कैसे करते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस चैनल के साथ और अपने इस प्यारे चैनल का सपोर्ट करिए। अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है, इसके आधार का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बेलन की ऊंचाई दे रखे हैं और आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर सॉल्यूशन क्या दिया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, दिया है आपको बेलन है। अब बेलन दोस्तों कैसा होता है समझिए पहले। यहाँ पर ये रहा बेलन, ठीक है, ये रहा यहाँ पर बेलन। अब बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन का आधार ये कैसा है, यहाँ पर वृत्तीय आधार है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। यदि बेलन का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल दिया जाए तो वृत्त के समान होता है, क्योंकि इसका आधार वृत्तीय रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें क्या दिया है, बेलन, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल सूत्र क्या हो जाएगा, मतलब वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर होता है 81 पाई। अब यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। आर का जब वैल्यू निकालेंगे तो अंडर 81, और आर बराबर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 9। कितना आ गया, तो आर पता लग गया। अब हम कह सकते हैं बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ पर आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी दी थी, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर वक्र पृष्ठ निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। अब दोस्तों ये जो सूत्र नहीं, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का आयतन। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे एग्जाम के लिए, वही आपको यहाँ पर बता बताए रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर, और बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है, यहाँ पर 2 पाई आर एच। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2 पाई का मान रख दीजिए 22/7। आर का मान दोस्तों कितना दिया है, यहाँ पर अभी निकाला है 9, और एच का मान है 14। ठीक है, तो 7 से काट दीजिए, 7 1 7, 7 दूनी 14। कितना बचा, 2 गुणे 22 गुणे 9 और गुणे 2। ठीक है, तो 22 दूना कितना हो जाएगा, 44, और यहाँ पर 9 और ये 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 44 और ये 9 दूनी 18 हो जाएंगे। अब 18 का 44 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 18 चौक 72, 2 कैरी 7 हो जाएगा यहाँ पर, 18 चौक 72, और 7 कितना हो जाएगा,
79, ठीक है। तो 79 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मात्रक क्या होगा? 79 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आ गया वक्र पृष्ठ, ठीक है। सी एस ए, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सी एस ए, ठीक है। तो ये इसका आयतन आ वो सॉरी ये इसका क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ पर लिख दें बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? यहाँ पर 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। सी एस ए, तो इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर। और ये इसका यहाँ से सोल्यूशन रहा, यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये रहा यहाँ पर दिया है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। एक नाव चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल, देखिए नाव धारा संबंधी सवाल और चाल दूरी, ठीक है। इनसे क्वेश्चन एक 100% आएगा एग्जाम में, तो आप अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये टॉपिक अलग अलग बटे हुए हैं, लेकिन सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आता है। अगर नावधारा संबंधी क्वेश्चन आएगा तो आयत संबंधी नहीं आएगा, आयत संबंधी आएगा तो नावधारा संबंधी नहीं आएगा, ठीक है। तो हर एक टॉपिक अलग अलग है और सभी के लगाने के तरीके जो है अलग अलग आपको बताए हमने, ठीक है। सभी पर एक एक वीडियो अलग अलग से बनाया, ठीक है। भिन्न संबंधी है, नावधारा संबंधी, उसके बाद आयु संबंधी, 2 अंक की संख्या संबंधी, पर सब पर जो है आप तक क्वेश्चन पहुंचाए बड़ी सरल और सरस भाषा में। तो उनको आप सबसे पहले बात करिए, ठीक है। उससे वहां बेसिक सीख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक नाव चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल, अब प्रतिकूल मतलब नदी के बहाव के प्रतिकूल, ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है, ठीक है। मतलब 10 किलोमीटर जाना और फिर 10 किलोमीटर आना, कुल समय लगता है 50 मिनट। कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यदि नदी की चाल कितनी दी दोस्तों? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। नदी की चाल दे दी है, नाव की चाल पता नहीं, नाव की चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया आप लोगों को प्रतिकूल और अनुकूल के लिए स्थिति बताइए। प्रतिकूल और अनुकूल में क्या करते हैं दोस्तों? चलिए देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर नाव ये धारा है, ठीक है, और नाव आप इस तरफ लिए जा रहे हो, ठीक है, ना धारा के बहाव की दिशा में, ठीक। तो यहाँ पर ये अनुकूल हो जाएगा अगर इस तरफ जा रहे, अनुकूल। और अनुकूल में दोस्तों क्या होगा? जो नाव की चाल होगी ना, जैसे मान लीजिए नाव की चाल यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो धारा क्या करेगी? इस नाव की चाल को बढ़ा देगी। तो अनुकूल में दोस्तों क्या करना है? बढ़ाने का मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। और प्रतिकूल शब्द आ जाए तो प्रतिकूल का मतलब होता है नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में, मतलब इस तरफ जा रही है, ठीक है। अब प्रतिकूल में क्या होगा? नाव की चाल कम हो जाएगी, धारा की चाल तो कम नहीं होगी, ठीक, नाव की चाल कम हो जाएगी, ठीक है। तो नाव की चाल 5 है, 5 से 8 माइनस हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से दोस्तों देखिए नाव की चाल यहाँ पर पता नहीं है इस क्वेश्चन में, और धारा की नाव की चाल दी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर कंफर्म कर लीजिए किसकी चाल आपको दी गई है। देखिए यहाँ पर यहाँ दिया है नदी की चाल, यदि नदी की धारा की चाल, ठीक है, ये दी है 5 किलोमीटर घंटा। तो यहाँ पर नाव में जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है, नाव की चाल नहीं दी है, तो जिसकी चाल नहीं दी दोस्तों उसकी चाल हम मान लेंगे एक्स, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसका सोल्यूशन करना है, अच्छी तरीके से वहां सोल्यूशन करना है आप लोगों को, ठीक है, जो कि एक भी नंबर ना कटे, ठीक। तो देखिए लिखेंगे माना नाव की चाल, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और नदी की चाल आपको कितनी दी है? नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा पहले ही से दे रखे। अब हम यदि बात करें नाव की चाल किस में निकालेंगे? अनुकूल, धारा के अनुकूल, ठीक है। तो धारा के अनुकूल, अनुकूल नाव की चाल, नाव की चाल। अब देखिए दोस्तों नाव की चाल बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर देखिए x है नाव की चाल,
तो इसमें कितना जुड़ जाएगा, 5 और जुड़ जाएगा, धारा की चाल जुड़ जाएगी। तो अनुकूल में हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। नाव धारा संबंधित जब भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, ठीक है, नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। अब नाव की चाल कम हो जाएगी, नाव की चाल चूंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों एक्स मानिए, तो एक्स माइनस 5 कितने किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। नाव की चाल कम होगी, ना कि धारा की चाल, धारा की तो चाल उतनी रहेगी, ठीक है, तो ये कम हो जाएगी। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या है, कुल दूरी एक तरफ से और यहाँ तक आने में मान लीजिए ये 10 किलोमीटर है, और 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना, टोटल समय लगता है दोस्तों 50 मिनट। तो हम क्या निकालेंगे, ये अनुकूल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर जाना और धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर वापस आना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 किलोमीटर दूरी कितनी दी है दोस्तों, यहाँ पर दूरी बराबर दी है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर अनुकूल समय निकालिए, ठीक है, अनुकूल समय। तो अनुकूल समय के लिए अनुकूल चाल चाहिए होगी, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब अनुकूल चाल दोस्त, दूरी पहले कितनी है, दूरी तो है 10, चाल कितनी है अनुकूल, x प्लस 5, तो इतने घंटे यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर प्रतिकूल समय, प्रतिकूल मतलब प्रतिकूल चाल से प्रतिकूल समय, तो प्रतिकूल समय कितना हो जाएगा, समय बराबर फिर से यहाँ दूरी बटे चाल। अब दोस्तों दूरी कितनी है, दूरी तो वही है 10, चाल इसमें बदल जाएगी क्योंकि प्रतिकूल वाली चाल x माइनस 5, इसमें इतने घंटे लगेंगे, ठीक है। अब इस समय को इसमें जाने में और आने में टोटल 50 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार या कुल समय दोस्तों कितना है, यहाँ पर किसी किसी ऐड करना है, 10 बटे एक्स प्लस 5 प्लस 10 बटे एक्स माइनस 5 बराबर 50। अब ये 50 मिनट है दोस्तों, इसे घंटे में चेंज क्योंकि ये घंटे में है और ये घंटे में है, तो घंटे में मिनट से घंटे में जाने के लिए 60 से भाग देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 0 से 0 हो जाएगा, यहाँ कैंसिल। अब इसका ये फ्रैक्शन बन गया, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा, एक्स प्लस 5 और ये हो जाएगा एक्स माइनस 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ एक्स माइनस 5 से जब इसमें एलसीएम में भाग देंगे तो माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और एक्स प्लस 5, प्लस प्लस वाला प्लस से कैंसिल, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई 10 और एक्स माइनस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, 10 का इसमें मल्टीप्लाई या 10 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, जब मल्टीप्लाई 10x माइनस का 50 हो जाएगा, प्लस ये 10x और प्लस का 50, ठीक है, ओवर इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो जब x देखिए यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, यही फॉर्म है, वही संख्याएं एक ब्रैकेट में यहाँ पर ऐड हो रही, दूसरे में सब्ट्रैक्ट हो रही, तो a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक इस तरीके से सॉल्व किया। आप देखिए यहाँ पर ये प्लस का 50 और ये माइनस 50 कैंसिल, ये 10x है और ये 10x, ठीक है, 10x ये है, 10x ये, 10 और 10 20x, तो 20x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5 का वर्ग, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर क्या करेंगे, 20x क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 20x और एक्स स्क्वायर, ये 5 का वर्ग 25 और इधर 5/6, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, या ऐसे कर दिए, पहले इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए, जितना भी सरल हो जाए, तो कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, ठीक है। अब कितना बचा यहाँ पर, 5 बन जाए 5, 5 4 जा 20, तो 4x और ये एक्स स्क्वायर माइनस का 25 इज इक्वल टू 1/6। अब क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो इसका इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 25 बराबर कितना हो जाएगा, 6 चौक 24x। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इधर ले आइए, माइनस का 24x और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 25 और बराबर 0। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण का क्या करेंगे, गुणनखंड, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, 25 सेकंड 25, अब 25 के दो खंड करने हैं, जिन्हें जोड़ दें या घटा दें 24 आ जाए, तो क्या करेंगे, 25 से एक माइनस कर देंगे और 25 सेकंड 25 हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, तो 25 माइनस 1 24 और ये एक्स माइनस का 25 और बराबर 0। अब दोस्तों क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस प्लस का 1x और प्लस का सॉरी माइनस का यहाँ रहेगा 25 बराबर 0। यहाँ से देखिए दोस्तों क्या कॉमन है, यहाँ से देखिए x कॉमन है, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है,
संख्या में कोई मिलेगा नहीं। एक्स कॉमन लिया तो एक्स पावर 2 से एक यहाँ माइनस एक्स यहाँ था, यहाँ आ गया 25, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए, यहाँ 25, यहाँ एक्स है नहीं तो कुछ नहीं कॉमन, तो वहाँ एक कॉमन लिया जाता है, ठीक है। और इसे ऐसे ही ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो अब देखिए यहाँ से एक्स माइनस 25 कॉमन लीजिए, एक्स माइनस 25, और ये बेटा कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब इसे 0 के बराबर दिखाएंगे तो एक्स माइनस 25 बराबर 0, एक्स बराबर हो जाएगा 25, तो ये एक्स का मान आ गया। इसे देखिए 0 के बराबर कितना आता है, एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस का है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक्स की जो चाल है, एक्स जो चाल मानी थी नाव की, वो ऋणात्मक तो होगी नहीं, तो इसे हम छोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये 25 ले लीजिए, तो हम क्या कह सकते हैं, अतः नाव की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। कितनी है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आएगा आप लोगों को, और काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो इसका शुरुआत से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से इसका हल है, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर इसके बाद ये है इसका हल बाकी का, ठीक है। और बने रहिए इस चैनल के साथ दोस्तों, एग्जाम तक अच्छी से अच्छी तैयारी कर लीजिए दोस्तों, ताकि एक नंबर भी आपका माइनस में ना जाए। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है दोस्तों, आपको वही क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं जो कि सीधे आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो इनको तैयार करते रहिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति से है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए अंडर 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आपको बेसिक बताया था, क्या है बेसिक, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, इसके बाद देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं दोस्तों। यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो क्या दिया है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर ऐसे ही वहाँ एग्जाम में डालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है यहाँ पर, ठीक है। इसका सोल्यूशन ठीक इस तरीके से, इसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट लेफ्ट हैंड साइड में दिया है 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस का साइन थीटा इज इक्वल, देखिए क्या लाना है आपको, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, ठीक है। क्या लाना है, देखिए यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा लाना है आपको, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो यहाँ पर लिखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए आपको बेसिक में बताया था, ये देखिए यहाँ पर ब्रेक अंडर रूट हटाना है, ठीक है। जब भी अंडर रूट हटाना हो और वर्ग लगाना हो, ठीक है, या फिर अंडर रूट हटाना हो या फिर वर्ग लगाना हो, तो क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या करते हैं, परमेयकरण करते हैं, ठीक है। वर्ग यदि जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में वर्ग लाना होता है, होल वर्ग लाना होता है, किसी क्वेश्चन में अंडर रूट हटाना होता है, जैसे इसका ब्रेकेट अंडर रूट हटाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें परमेयकरण करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो इसका बायां पक्ष लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है, अंडर रूट 1 प्लस का साइन थीटा ओवर 1 माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें देखिए अंडर रूट हटाने के लिए क्या करें, परमेयकरण। परमेयकरण कैसे होता है, जो हर है संख्याएं वही रहेंगी हर में, लेकिन चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अंश व हर में 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करने पर, ठीक है। ये सभी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज, और यहाँ भी देखिए ये ओवर में कितना था, 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए परमेयकरण कर रहे तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा, यही उसका परमेयकरण होता है। इसके बाद यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा, अंश बार में इतने से गुणा करना था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन दो जगह है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ओवर, अब यहाँ देखिए दोस्तों
वन और साइन थीटा, वन और साइन थीटा, वही संख्या एक में माइनस हो रही, वही संख्या एक में प्लस, जैसे कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैसे ही यहाँ पर ए कौन एक है तो एक का स्क्वायर, बी कौन है साइन तो साइन का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए वन का स्क्वायर कितना रहेगा दोस्तों, वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ओवर वन का स्क्वायर वन और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर वन का स्क्वायर वन, चूंकि हम जानते हैं वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर इसे हटा के कॉस स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, जितना देखिए त्रिकोणमिति में जितना सॉल्व होता रहे क्वेश्चन, जैसे समसंख्याएं बनती रहे वैसे उसका मान रखते जाइए, ठीक है, और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस पर भी वर्ग है, इस पर भी वर्ग है, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पर हम बात करें, ये अंडर रूट के अंदर यहाँ पर 5 स्क्वायर है, तो बेटा ये यहाँ पर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाता है इस रूट से और 5 बाहर आ जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा बाहर, वन प्लस साइन थीटा ऊपर से इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, वन प्लस साइन थीटा इसका हर कितना है कॉस थीटा, तो वन का भी हर हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा का भी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो वन ओवर क्या लिख देंगे यहाँ पर कॉस थीटा और यहाँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए दोस्तों वन ओवर कॉस थीटा और यहाँ दोस्तों क्या है प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। तो अब क्या होता है वन ओवर कॉस थीटा सेक थीटा, साइन ओवर कॉस टेन बन जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। तो ये दोस्तों सॉल्व करना था आपको, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, इसे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये यहाँ से फिर इसका आगे का हल ये रहा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, और बाकी का हल ये है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया ये समांतर श्रेणी से, इस बार समांतर श्रेणी भी चैप्टर आपका ऐड कर लिया गया है, तो उससे भी क्वेश्चन आएंगे। तो उसी को देखते हुए एक समांतर श्रेणी से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर चूज किया है दोस्तों आपके लिए। क्या दिया है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अब इसका ए का मान दे दिया, प्रथम पद हो गया 5, अंतिम पद 45, एल का मान दे दिया और योग एस एन, जिसे हम एस एन कहते हैं, एस एन बराबर योग फल कितना है 400, पदों की संख्या तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या मतलब एन का मान निकालना, सार्वंतर मतलब डी निकालना, ठीक है। तो जो दिया है उसे पहले नोट करिए, क्या दिया देखिए, प्रथम पद 5 है और अंतिम पद है 45, ठीक है। तो इसको यहीं सॉल्व कर लो, ठीक है। यहाँ पर प्रथम पद दोस्तों कितना दिया है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका सोल्यूशन है दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से करना है एग्जाम में। तो प्रथम पद दिया है, ठीक है, गिवन दैट, तो यहाँ पर प्रथम पद समांतर श्रेणी का प्रथम पद, और इसे लिखते हैं ए से, ए बराबर 5, अंतिम पद, तो अंतिम पद लास्ट वाला पद, तो एल से लिखेंगे कितना है दोस्तों 45, और योगफल कितना दिया, योगफल तो पता नहीं कितने पदों का योगफल है, तो माने ले रहे एन पदों का योगफल, ठीक है, 400 है। तो पदों की संख्या निकालनी मतलब एन का मान निकालना, और दोस्तों यहाँ पर एन का मान निकालना और इसके बाद यहाँ पर सार्वंतर मतलब डी निकालना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अंतिम पद और प्रथम पद में संबंध क्या होता है, तो पदों की संख्या पता नहीं है, तो हम जानते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, ए एन या फिर एल बराबर होता है यहाँ पर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर एल बराबर लिखिए या फिर ए एन बराबर। तो एल का मान दोस्तों कितना है 45, ठीक है, एल का मान कितना है यहाँ पर 45, ठीक, यहाँ लिख दीजिए। ए का मान दिया दोस्तों 5, एन का मान पता नहीं और डी का मान पता नहीं, ठीक है। तो ये 5 को इधर ले आइए, तो 5 इधर लेके आएंगे माइनस के हो जाएंगे, इधर दोस्तों कितना बचा यहाँ पर एन माइनस वन और इंटू डी, ठीक है। ये बच गया 40, तो एन माइनस वन, यहाँ देख लीजिए एन माइनस वन और इंटू डी, दिस इम्प्लाई दैट, इसको इस तरीके लिख दीजिए, ये 40 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, समीकरण डाल दीजिए 1।
अब यहाँ पर आपको डी का मान पता हो तो एन का मान निकलेगा, या फिर यहाँ पर एन का मान पता हो जाए तो डी का मान। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पर योगफल दिया है तो एन पदों का योगफल के लिए कैसे निकालते हैं जब आपको अंतिम पद दिया हो। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे एस एन बराबर होता है एन बाई टू। ठीक है, एन बाई टू, और यहाँ पर होता है दोस्तों टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये सूत्र लगाते हैं। अंतिम पद दिया हो तो एक सूत्र लगता है, वो ये सूत्र है यहाँ पर एस एन बराबर एन बाई टू और इंटू ए प्लस एल, ये भी सूत्र लगता है इसमें। ठीक है, तो ये भी लगा दीजिए, कोई एक लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक, तो देखिए एस एन का मान दोस्तों कितना है, 400 है। ठीक है, इज इक्वल टू एन का मान पता नहीं, बाई टू टू ए। अब यहाँ पर देखिए टू ए का मान दोस्तों 5 दिया है प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा एन और ये 5 दूनी 10 और एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसे देखिए ध्यान से, ये एन माइनस वन इंटू डी इतने का मान हमको समीकरण 1 में 40 दिया है। ठीक है, तो इतना पूरा मान उठा के यहाँ लिख दें तो पूरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक मेरा एन में हो जाएगा। जब एन में हो जाएगा तो इनका मान आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो 800 बराबर एन और ये 10 और ये प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 40 50 तो 50 एन बराबर 800। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर देख लीजिए कितना है, 50 एन बराबर 800। एन का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 800 बटे 50, जीरो जीरो कैंसिल और ये हो जाएगा 5 एकन 5 और 5 छक्का 30। ठीक है, तो एन बराबर 16। तो एन का मान आ गया दोस्तों कितना है 16। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन का आंसर इसमें आ गया। अब देखिए इसमें डी का मान और पूछा था, तो डी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपको समीकरण जो 1 दिया गया है यहाँ एन का मान रख देंगे तो डी का मान आ जाएगा। ठीक है, तो डी का मान निकालने के लिए एन का मान समीकरण 1 में रखें। ठीक, एन का मान समीकरण किसमें 1 में रखने को। ठीक है, तो कितना दिया है दोस्तों एन माइनस वन, तो एन का मान 16 और ये 1 माइनस का इंटू डी इज इक्वल टू यहाँ पर 40 दिया है तो कितना बचेगा यहाँ 15। ठीक, और ये डी बराबर का यहाँ 40, तो डी बराबर दोस्तों कितना 40 बटे 15। ठीक, 5 से डिवाइड कर दो, ये 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3। ठीक है, 8 पंचे 40 और 5 अट्ठे 40 और 5 3 15, तो कितना आ जाएगा 8 बटा 3। तो एक ये आंसर इसका हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एन बराबर कितना दोस्तों 16 तथा डी का मान कितना आया 8 बटे 3, ये इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक, तो इसी तरीके से दोस्तों आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, कहीं भी गलती नहीं करनी है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छी तरीके से नोट करके समझ लीजिए। ये यहाँ से इसका सोल्यूशन है। ठीक है, और मन लगा के पढ़ते रहिए, अब परीक्षा का टाइम ज़्यादा नहीं रहा है, अभी मेहनत करने का अच्छा मौका है और अभी आप मेहनत करेंगे तो अच्छा स्कोर करके लाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए। बाकी का सोल्यूशन ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। ठीक, ये रहा इसका। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर और अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लॉन्ग में बहुत अच्छी तरीके से चूज किए हैं दोस्तों। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिया है यहाँ पर प्रायिकता से, तो इस वर्ष प्रायिकता भी जोड़ दिया गया है चैप्टर, तो उससे भी क्वेश्चन आएगा। एक थैले में 24 गेंदें हैं, एक थैला है दोस्तों उसमें 24 गेंदें हैं, जिनमें से एक्स लाल, जो लाल गेंदें हैं उनकी संख्या एक्स है, 2x सफेद है तथा 3x नीली है। कुल मिला के देखिए यहाँ पर जो एक्स एक्स में दिए हैं 3 तरह की गेंदें हैं और कुल मिला के 24 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनने लगा आपका कि कुल गेंदें 24 हैं और एक्स गेंदें लाल है, 2x गेंदें सफेद और 3x गेंदें नीली। ठीक है, अब कह रहे हैं एक गेंद आज अच्छा निकालेगी तो उसमें से एक गेंद निकालेगी बिना देखे। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि है लाल नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लाल होने की प्रायिकता यदि आपको पता है तो 1 से माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। या फिर लाल नहीं है तो लाल नहीं है, एक एक्स लाल नहीं, एक्स लाल है उनको हटा दीजिए, बाकी लाल कौन है, सफेद लाल क्या हो सकती है, नहीं, नीली लाल क्या हो सकती है, नहीं, तो 3x और 2x, 5x लाल नहीं है तो इनकी प्रायिकता निकाल लेंगे। सफेद है तो सफेद कितनी है 2x, इसकी प्रायिकता निकाल लेंगे।
तो कैसे यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 है लास्ट, ठीक है। इसका सोल्यूशन करना है, ठीक। देखिए तो यहाँ पर कुल गेंदों की संख्या कितनी है, कुल गेंदें थैले में कितनी है, कुल गेंदें हैं 24, ठीक है। लाल गेंदें कितनी है दोस्तों, लाल गेंद है x, ठीक है। इसके बाद सफेद गेंद, तो सफेद गेंदें कितनी है 2x, और नीली गेंदें कितनी है, नीली गेंदें हैं यहाँ पर 3x। तो कुल मिला के यहाँ पर कितने हो गए, अतः हम कह सकते हैं यहाँ दोस्तों, देखिए x प्लस 2x और प्लस का 3x इज इक्वल टू 24, क्योंकि ये मिला के और ये टोटल 24 है, तो यहाँ 3x ये और 2x ये 5 और एक 6x बराबर कितना हो जाएगा 24। तो 6 से जब डिवाइड करेंगे 4, तो x का मान दोस्तों 4 आ गया। तो x कौन गेंदें थी, लाल, तो x 4 हो गई लाल गेंदें। अब 2 से यहाँ गुणा करेंगे सफेद में, ठीक है, तो 4 दूना 8 गेंदें हो जाएंगी, कैसी, सफेद। और नीली गेंदें यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो कितना चाहती हैं 12 गेंदें, 12 8 20 और 24, ठीक है। तो नीली गेंदों की संख्या दोस्तों कितनी पता होगी रियल में, 12, सफेद 8 और लाल 4, ठीक है। अब निकालिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रायिकता, किसकी प्रायिकता, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, ठीक है। तो लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। अब देखिए दोस्तों लाल तो 4 हैं, बाकी सब अलग अलग कलर के हैं, तो नहीं होने, लाल ना हो तो 4 को निकाल दीजिए। तो बाकी क्या सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है, बटे कुल परिणाम। अब कुल तो 24 है, तो कुल नीचे 24, अनुकूल लाल नहीं है तो लाल को हटा दीजिए, लाल है 8 और 12 20 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 से 4 पंचे 20 और 4 छः 24, तो कितना आंसर आ गया 5/6। तो ये दोस्तों लाल ना होने की प्रायिकता आ गई कितनी, 5/6। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में बोले सफेद है, तो सफेद होने की प्रायिकता, सफेद गेंदें हैं कितनी दोस्तों, यहाँ पर देखिए सफेद गेंदें हैं 8, तो सफेद होने की प्रायिकता पूछिए, तो 8 बटे कुल गेंदें कितनी है 24, तो 8/24 हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर अब यहाँ निकालेंगे पॉइंट नंबर 2, क्या, गेंद सफेद या सफेद गेंद होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, ठीक है। तो सफेद क्या हो जाए, अनुकूल परिणाम कितने हैं यहाँ पर 8, सफेद गेंदें कितनी है दोस्तों यहाँ पर 8, और कुल परिणाम कितने हैं 24, ठीक है, 8 है 8 3 24, 1/3, तो ये आंसर इसका आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन था और इसे आपने अच्छे तरीके से समझा होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी का हल यहाँ पर है, ये दिया है यहीं पर, ठीक है। तो इसको कहाँ से नोट करना है, ये यहाँ पर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन ये है दोस्तों यहाँ पर, ठीक। तो उम्मीद है दोस्तों ये 5 क्वेश्चन जो आप तक पहुँचाए हैं बहुत ही सरल और सरल भाषा में आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, और इनको अच्छे तरीके से दोस्तों नोट करके समझ लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाकी रह गए हैं जिस चैप्टर से, वो भी आप तक पहुंचाएंगे, और इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिएगा, एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आइएगा दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, धन्यवाद।